नमस्कार बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 11वीं की पुस्तक आरोह भाग 1 में से नमक का दरोगा पाठ के प्रश्नोत्तर। इसकी वीडियो हम पहले पिछली देख चुके हैं, पाठ की व्याख्या हम देख चुके हैं और आज करने जा रहे हैं प्रेमचंद द्वारा लिखित नमक का दरोगा पाठ के प्रश्नोत्तर, जिसमें पहला प्रश्न है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है। जैसा कि आप जानते हैं, कहानी में कई पात्र थे। वंशीधर जो कि दरोगा था, उसके पिता और वकील पंडित आलोपी दीन। तो कौन सा पात्र आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है। कहानी का नायक दरोगा वंशीधर हमें सबसे अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि वो ईमानदार, आज्ञाकारी, धर्मनिष्ठ तथा कर्मयोगी जैसे गुणों से युक्त है। वह एक भ्रष्ट समाज में रहता है, जहां उसके पिता भी बेईमानी की सीख देते हैं। लेकिन कहानी का एक पात्र पंडित आलोपी दीन दरोगा को खरीदने में असफल रहता है तथा नौकरी से निकाल देता है। उसके ईमानदारी के आगे पंडित को भी आखिरकार झुकना पड़ता है। इस प्रकार दरोगा वंशीधर समाज के सामने अपमानित होने के डर से झूठ के सामने कमज़ोर नहीं पड़ता और हमें सबसे अधिक प्रभावित करता है। दूसरा, व्यक्तित्व के कौन से पहलू। किसके व्यक्तित्व के? पंडित आलोपी दीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू, दो पक्ष उभर कर सामने आते हैं। पहला, पंडित आलोपी दीन इस इलाके का प्रतिष्ठित जमींदार है। कहानी में उसके व्यक्तित्व के दो पहलू हैं। पहला पहलू अत्यंत निंदनीय है, जब वह दरोगा को रिश्वत देने की कोशिश करता है, जिससे उसके भ्रष्ट व्यक्तित्व का पता चलता है। वह आरोपों से मुक्त होने के लिए कई छल प्रपंचों का सहारा लेता है, जिससे उसके चालाक व्यक्तित्व का भी पता चलता है। दूसरा पक्ष प्रशंसनीय है। जब पंडित आलोपी दीन को दरोगा को नौकरी से निकलवा देने पर पछतावा होता है, वापस उनसे अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बनाने के लिए उनसे प्रार्थना करता है और उसे स्थायी मैनेजर के साथ साथ बंगला, गाड़ी तथा उसे तनख्वाह भी देता है। यह पक्ष उसका अत्यंत प्रशंसनीय है। कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में उस पाठ के अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि वह समाज की किस सच्चाई को उजागर करती हैं। पहला पात्र है वृद्ध मुंशी, दूसरा पात्र है वकील और तीसरा पात्र है शहर की भीड़। पहला पात्र वृद्ध मुंशी। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान देना यह पीर की मज़ार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। इस उदाहरण में वृद्ध मुंशी पिता जो है समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार की गहराई को व्यक्त करता है। घर की आर्थिक दशा इतनी दयनीय है कि वे बेटे को भी रिश्वतखोरी का मार्ग अपनाने की सीख देते हैं। वे उसे नौकरी ढूंढने जाने से पहले ऊपरी आमदनी के फायदे समझाते हैं। दूसरा है वकील। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। इस कहानी में वकील पंडित आलोपी दीन के आज्ञा पालक लगते हैं, क्योंकि वो भ्रष्ट हैं और भ्रष्टाचार उनमें इतना फैला हुआ है कि वो अन्याय को भी न्याय के पलड़े में रखकर तोलते हैं। शहर की भीड़, जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दन चला रहे थे। इस उदाहरण से पता चलता है कि सब के सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन तमाशा देखने के लिए आतुर रहते हैं। पंडित आलोपी दीन के गिरफ्तार होने पर शहर की भीड़ टीका टिप्पणी करने में पीछे नहीं रहती, जबकि वो स्वयं गलत है। इसे समाज की संवेदनहीनता का पता चलता है। निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए।
नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मज़ार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इससे बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस पंक्तियों को पढ़कर यह बताइए कि यह उक्ति किसकी है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांदमा क्यों कहा गया है। तीसरा, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं। पहली उक्ति तो दरोगा वंशीधर के पिता वृद्ध पिता की है, और दूसरी पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। जिस प्रकार पूर्णमासी का चांद धीरे धीरे घटता चला जाता है, उसी प्रकार मासिक वेतन महीने के पहले दिन मिलता है तथा ज़रूरतों को पूरा करते करते कम होता चला जाता है। पूर्णमासी का चांद धीरे धीरे लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार महीने के अंत तक मासिक वेतन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। क्या तुम इससे सहमत हो। नहीं, मैं एक पिता के इस वक्तव्य से असहमत हूँ। ऊपरी आय या रिश्वत लेना गलत बात है। जितनी खुशी ईमानदारी से नौकरी करने में मिलती है, उतनी खुशी अधिक पाने की लालसा में ऊपरी आमदनी से नहीं मिलती। पांचवा प्रश्न, नमक का दरोगा कहानी के कोई अन्य दो शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। इसका पहला शीर्षक हो जाता है धन पर धर्म की जीत। इस कहानी के अंत में आखिरकार पंडित आलोपी दिन को अपनी गलती पर पछतावा होता है और वह वंशीधर के पास चल कर आता है तथा उसे अपनी पूरी जायदाद का स्थायी मैनेजर बना देता है। इस प्रकार धन पर धर्म की जीत है, तो इसका ये शीर्षक भी हम बना सकते हैं। दूसरा हम इसका शीर्षक बना सकते हैं धर्मनिष्ठ दरोगा। यह पूरी की पूरी कहानी दरोगा वंशीधर पर आधारित है, जो अपने कार्य के प्रति ईमानदार है तथा कर्तव्यनिष्ठ है। पूरी तरह से ईमानदार अपने कर्तव्य को निभाता है, इसलिए दूसरा शीर्षक इसका यह भी हो सकता है धर्मनिष्ठ दरोगा। कहानी के अंत में आलोपी दीन वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। इस कहानी का अंत किस प्रकार आप करेंगे। क्योंकि पंडित आलोपी दीन स्वयं एक भ्रष्ट, बेईमान तथा लालची व्यक्ति था। उसने आज तक रिश्वत देकर अपने गलत कार्यों को अंजाम दिया था। वंशीधर एक ऐसा व्यक्ति था जिसे वह अपने धन के बल पर खरीद नहीं पाया। दरोगा के इस व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसने उसे अपना मैनेजर नियुक्त किया। मैं भी अगर इसकी जगह होती तो इस कहानी का अंत कुछ इस प्रकार ही करती। पाठ के आसपास के कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न बनता है, दरोगा वंशीधर गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित आलोपी दीन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में इसी प्रकार आलोपी दीन की सहायता पर मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी करने को तैयार हो जाता है। आपके विचार से वंशीधर का ऐसा करना क्या उचित था। क्या आप उसकी जगह होते तो ऐसा करते। वंशीधर का पंडित आलोपी दीन की सहृदयता पर मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी करने के लिए तैयार होना कहीं से भी उचित नहीं जान पड़ता। वंशीधर एक ईमानदार दरोगा था। वह चाहता तो आलोपी दीन द्वारा प्रस्तावित नौकरी के आग्रह को ठुकरा सकता था। मैं उसकी जगह होती तो ऐसा कभी भी नहीं करती। पंडित आलोपी दीन के काले दिन का मैनेजर नियुक्त होकर मैं अपने आप को भ्रष्टाचार में संलिप्त न करती। इससे तो अच्छा होता कि इसकी जगह कोई मजदूरी ही कर ली जाती। नमक विभाग के दरोगा पद के लिए बड़ों बड़ों का जी ललचाता था। वर्तमान समाज में ऐसा कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए लोग ललायित रहते होंगे और क्यों। वर्तमान समाज में सरकारी विभाग के कई ऐसे पद हैं जिसे पाने के लिए लोग लालायित रहते हैं, जैसे आयकर, बिक्री कर, आयात निर्यात विभाग इनके उदाहरण हैं। अभी भी रिश्वत जैसी बुराइयां इनमें व्याप्त हैं। यह मासिक आमदनी से अधिक उपरी आमदनी का अधिक महत्व होता है। अपने अनुभवों के आधार पर बताइए कि जब आपके तर्कों ने आपके भ्रम को पुष्ट किया हो। समाज के ऊंचे ऊंचे तबके के बुद्धिजीवी कहे जाने वाले लोगों को देखकर लगता था कि बड़े पदों पर ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं। उनकी बड़ी बड़ी बातों को सुनकर मुझे भ्रम होता था कि वे जैसा बोलते हैं शायद वैसा ही करते भी हैं। किंतु एक बार मैंने अपने ऐसे ही करीबी मित्र को, जो कि समाज की भलाई तथा भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना की बातें करते हुए सुना था,
उसे इस भ्रष्टाचार में संलिप्त देखा। इस अनुभव के बाद मेरा ये भ्रम टूट गया। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, इन्हें वह जैसा चाहती है न चाहती है। ये पंक्ति न्याय व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को देखकर दर्शाई गई है। जिस न्याय व्यवस्था में धन के बल पर न्याय किया जाता हो, वहाँ एक दोषी अपने आरोपों से आसानी से मुक्त हो जाता है। जहाँ धन का बल हो, वहाँ पक्षपात हो, वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लड़कियाँ हैं, वह घास फूस की तरफ बढ़ती चली जाती हैं। यह वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता को प्रकट करता है? इस वाक्य से समाज की संकीर्ण सोच का पता चलता है। जहाँ लड़कियों को बोझ समझा जाता है, उन्हें पढ़ाने के स्थान पर घर के कामों में लगा दिया जाता है। समाज में लड़कियों का जन्म लेना अभिशाप तो माना ही जाता है, लेकिन उनके बड़े होते ही उनके विवाह की चिंता भी सताने लगती है। पंडित आलोपी दीन उनके पंजे में आ गया। बात ये नहीं है, बल्कि प्रश्न इस पर नहीं है, बल्कि इसलिए है कि वह कानून के पंजे में आया कैसे। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य करने वाला धन हो, अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए? प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। अपने आसपास आलोपी दीन जैसे व्यक्तियों को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी और क्यों? आलोपी दीन जैसे व्यक्तियों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि समाज में भ्रष्टाचार फैलाने वालों की कमी नहीं है। ऐसे लोग ही होते हैं जो कानून और न्याय व्यवस्था को आसानी से अपने पक्ष में ले आते हैं। कानून से खिलवाड़ करना उनकी आदत होती है। ये भी लगता है कि वंशीधर जैसे ईमानदार लोगों की कमी क्यों है, जो ऐसे भ्रष्टाचारियों को सबक सिखा सकते हैं। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मज़ार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा वंशीधर के पिता ने क्यों कहा? कहानी में प्रस्तुत पंक्तियां वंशीधर के वृद्ध पिता के द्वारा कही गई हैं। इन पंक्तियों के द्वारा समाज के लोगों की सोच पर कटाक्ष किया गया है। ऐसा समाज जहां योग्यता के बल पर मिले पद को उसमें हो रहे आमदनी के कारण महत्व दिया जाता है। केवल सामाजिक वेतन को ही नहीं, अपितु उत्तरी आमदनी को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। आशय स्पष्ट कीजिए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि, पथ प्रदर्शक और आत्मस्वावलंबन ही अपना सहायक था। प्रस्तुत पंक्ति कहानी के नायक दरोगा वंशीधर के लिए कही गई है। यह समाज में रह रहे उन लोगों के लिए है जो भ्रष्टाचार जैसी कुरीतियों से प्रभावित नहीं होते। वे ईमानदारी, स्वावलंबन तथा धैर्य से जीवन व्यतीत करने में विश्वास रखते हैं। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। एक रात वंशीधर की नींद गाड़ियों की खड़खड़ाहट से खुल जाती है। उन्हें ऐसे लगता है कि इतनी रात को कोई गाड़ियों को पुल के पार क्यों ले जा रहा है। उन्हें संदेह हुआ कि ज़रूर कोई गैर कानूनी सामान ले जाया जा रहा है। उनके मन में हुए भ्रम ने तर्क के स्तर पर सोचना शुरू किया कि ज़रूर कुछ गलत हो रहा है, और आखिरकार उनका तर्क सही निकला। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है न चाहती है। प्रस्तुत पंक्ति द्वारा न्याय व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को दर्शाया गया है। जिस न्याय व्यवस्था में धन के बल पर न्याय किया जाता है, वह एक दोषी अपने आरोपों से आसानी से मुक्त हो जाता है। जहाँ धन का बल हो या पक्षपात हो, वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। इसका आशय क्या है? उस रात जब आलोपी दिन को गिरफ्तार कर लिया गया, लोग सो रहे थे, लेकिन उसकी गिरफ्तारी की खबर अगले दिन सुबह होने पर पूरे शहर में फैल गई। इससे पता चलता है कि लोगों को रात्रि काल में भी निंदनीय बातों की जानकारी होने में देर नहीं लगती। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारथ गया। इसका आशय स्पष्ट करिए। लेखक द्वारा लिखी गई इन पंक्तियों से समाज के उन लोगों पर कटाक्ष किया गया जो पढ़ाई को धन अर्जित करने का केवल एक साधन मानते हैं। जब वंशीधर को नौकरी से निकाल दिया जाता है तो उनके वृद्ध पिता को लगा कि पढ़ाई लिखाई व्यर्थ चली गई। उनके अनुसार वंशीधर को पढ़ाना लिखाना बेकार हो गया, क्योंकि वह दुनियादारी नहीं समझ सका। आशय स्पष्ट कीजिए। धर्म ने धन को पैरों के तले कुचल डाला। यहाँ धन और धर्म को क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, सत्य और असत्य के रूप में समझा जा सकता है। कहानी के अंत में जब आलोपी दीन को अपनी गलती का एहसास होता है और वह वंशीधर को अपनी पूरी जायदाद का मैनेजर बना देता है,
तब ऐसा लगता है कि सच्चाई और धर्म के आगे धन की हमेशा पराजय होती है। आलोपी दिन आज तक किसी के आगे सर नहीं झुकाया था आलोपी दिन ने, लेकिन वंशीधर की सच्चाई और ईमानदारी ने उसे परास्त कर दिया। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। जब अदालत में आलोपी दिन को दोषी के रूप में पेश किया गया, तब वकीलों की सेना अपने तर्क से उन्हें निर्दोष सिद्ध करने में एकजुट हो गई। आरोपों को गलत प्रमाणों द्वारा झूठा साबित किया जाने लगा। उल्टा वंशीधर पर उदंडता तथा विचारहीनता का आरोप मढ़ दिया गया। जो ईमानदारी और सत्य के बल पर अदालत में खड़े थे, गवाहों को खरीद लिया गया। धन के बल पर न्याय पक्षपाती हो गया। आखिरकार दोषी को निर्दोष करार दिया गया। कुछ बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी हो सकते हैं कि नमक का दरोगा कहानी का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। नमक का दरोगा प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है, जिसमें आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का एक मुकम्मल उदाहरण है। यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत है और धन और धर्म को क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य कहा जा सकता है। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित आलोपी दिन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित आलोपी दिन अपने धर्म की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से हटवा देते हैं, लेकिन अंत में सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी विभाग से बर्खास्त होकर वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी स्थायी जायदाद का मैनेजर नियुक्त कर लेते हैं। वंशीधर के पिता ने उसे कौन कौन सी नसीहतें दी? अनेक नसीहतें दी। पहली, ओहदे का पीर की मजार की तरह रखनी चाहिए। ओहदे पर पीर की मजार की तरह नज़र रखनी चाहिए। मजार पर आने वाले चढ़ावे पर ध्यान रखो। ज़रूरतमंद व्यक्ति से कठोरता से पेश आओ ताकि धन मिल सके। बेगरज आदमी से विनम्रता से पेश आइए, क्योंकि वो तुम्हारे किसी काम का नहीं। ऊपर की कमाई से समृद्धि आती है। नमक का दरोगा कहानी धन पर धर्म की विजय की कहानी है। प्रमाण द्वारा स्पष्ट कीजिए। पंडित आलोपी दिन धन का उपासक था। उसने हमेशा रिश्वत देकर अपने कार्य करवाए। उसे लगता था कि धन के आगे सब कमज़ोर है। वंशीधर ने गैर कानूनी ढंग से नमक ले जा रही गाड़ियों को पकड़ लिया। आलोपी दिन ने उसे भी मोटी रिश्वत देकर मामला ख़त्म करना चाहा, किंतु वंशीधर ने उसकी हर पेशकश को ठुकराकर उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया। आलोपी दिन के जीवन में पहली बार ऐसा कुछ हुआ जब धर्म ने धन पर विजय पा ली। तो बच्चों, ये है नमक का दरोगा पाठ के प्रश्न उत्तर। आप इनको दोबारा से पढ़कर और इनके प्रश्नों को पढ़कर इनके उत्तर अपनी कॉपी पर लिखिए और उन्हें याद कीजिए। धन्यवाद।